Hello everyone, welcome back to my channel. We study 247 Think Less Study More. So I'm back again with another video. This is going to be very important video for your upcoming exam. जी हाँ, हम लोग तैयारी कर रहे हैं PA, SPA और JJ एग्जाम की, DSSB की जो वैकेंसीज आई थी. And those who are new to my channel, first of all, you subscribe to my channel and hit the bell icon. Why? Because यहाँ पर हम लोग तैयारी करते हैं फॉर द कोर्ट एग्जामिनेशन. और इससे पहले मैंने सुप्रीम कोर्ट की भी तैयारी कराई थी. उसमें आप देख सकते हैं आई लॉन्च माई टेस्ट सीरीज और इंटरव्यू बैचेस भी लॉन्च किए थे. उससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट. एंड नाउ अब जो भी करंट रिक्रूटमेंट चल रहा है दैट इज ऑन गोइंग फॉर DSSB, PA, SP एंड JJ. इसका ऑलमोस्ट जो Tier 1 है दैट इज ओवर. And now we are targeting the Tier 3 basically, क्योंकि Tier 2 जो है आप लोगों का that is typing. काफी लोगों की क्वेरीज आ रही हैं बैच के लिए. Yes, soon I can launch a batch as well. देखिए यहाँ पर इस चैनल पे कोई भी मैं फिजूल की बात नहीं करता आपसे. यू चेक माई वीडियोस. ना ही मुझे एक्स्ट्रा वीडियोस बनाने का शौक है. ठीक है. इधर अदर की बातें करके कोई फायदा नहीं है. आई डोंट वांट टू गेन व्यूज. इट्स वेरी सिंपल. जो रिक्वायर्ड है किसी चीज के लिए, एग्जाम के लिए आपका पढ़ना रिक्वायरमेंट है. आई एम ट्राइंग टू गिव यू द बेस्ट कंटेंट. ट्रस्ट मी, द काइंड ऑफ कंटेंट दैट आई एम ट्राइंग टू प्रोवाइड यू. आई फील लाइक कि शायद अगर आपको कहीं और कंटेंट मिला, मे बी लाइक इट कैन बी देयर, बट आई डोंट थिंक सो. मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को जेन्युइनली इस एग्जाम के लिए पूरी स्क्रैच से तैयारी कराऊं. और वही आपके लिए सबसे क्रूशल है. आई थिंक दैट इज द मोस्ट क्रूशल एंड द इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर यू. सो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. ट्रांसलेशन ये होता है पेन पॉइंट. क्या होता है? पेन पॉइंट मैक्सिमम कैंडिडेट्स का, कि नहीं हो पा रहा है, कैसे करेंगे. उसके लिए मैं एक सेशन लेके आया हूँ. ठीक है. इसमें हम कुछ चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे. उसके बाद इसी सीरीज में मैं कुछ कंटिन्यू करूंगा आगे. ठीक है. तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. और अगर मैं आपके लिए इतना कर रहा हूं तो एटलीस्ट आप लोग मेरे लिए एटलीस्ट लाइक तो कर ही सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं. दैट इज द लीस्ट आई कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, इजंट इट? चलिए, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ट्रांसलेशन की कुछ क्विक टिप्स हैं. ठीक है. मैं यहाँ वहां की बात नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल मुद्दे पर आऊंगा. हमें हिंदी टू इंग्लिश लीगल ट्रांसलेशन भी करने के लिए आएगा कोर्ट में. देखिए मेरा इस सेशन में जो ज्यादातर मैंने पॉइंट्स मेंशन करे हैं वो लीगल ट्रांसलेशन के लिए करे हैं. बहुत से लोग ऐसा कह सकते हैं कि ट्रांसलेशन जो है वो लीगल नहीं आएगा. देखिए आता है. कभी कभी आपकी लीगल टर्म्स भी आ जाती हैं, या कोर्ट के केस से बहुत टफ तो नहीं पूछेगा. इट कैन गो टू अ मॉडरेट लेवल. बट आपको वो आना चाहिए. और इजी नहीं होगा, थोड़ा सा घुमाने वाला होगा, कि जब मैं वहां था ऐसा कर लिया होता, इस तरीके की बातें या इस तरीके के सेंटेंसेस आते हैं. तो आपको एक तो अपने आप को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है फॉर द ट्रांसलेशन. और कुछ टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं जो मैं आपको देना चाहूंगा. ठीक है. चलो, सबसे पहले एक्यूरेसी इज पैरामाउंट. ट्रांसलेशन जब भी आप करेंगे तो उसके अंदर एक्यूरेसी का बहुत बड़ा खेल है. क्योंकि अगर एक्यूरेट नहीं हुआ, आपको मार्क्स तो मिल जाएगा लेकिन मार्क्स कम मिलेंगे. जो बिल्कुल सही तरीके से, जबरदस्त तरीके से उसको ट्रांसलेट करेगा उसी को पूरे मार्क्स मिलेंगे. क्योंकि माय डियर, दिस इज योर डिस्क्रिप्टिव एग्जाम. यहाँ पर कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है कि वन क्वेश्चन, 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो तो 1 मार्क्स मिल गए, वरना बिल्कुल 0 मिल गया. ऐसा नहीं होता. ठीक है. तो यू नीड टू एम टू कैप्चर द एग्जैक्ट मीनिंग विदाउट एम्बिग्विटी. इसके लिए आपके लिए टिप है, आप एग्जैक्ट मीनिंग को पकड़िए. अगर आपके कुछ भी आ रहा है डबल चेक करिए. मिस इंटरप्रेटेड फ्रेजेस, यस ये आएंगे. आपको लगेगा कि ये ऐसा होना चाहिए था लेकिन उसकी ट्रांसलेशन कुछ और हो. लीगल जार्गन. जार्गन क्या होती है? जो डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं. ठीक है. कभी कभी हमें वो वर्ड्स नहीं आएंगे. लेट्स से कि बहुत सिंपल ही आ गया, पैराग्राफ सिंपल आ गया, लेकिन उसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ था, लीज या समथिंग लाइक दैट. अब आपको उसको हिंदी में पता नहीं है, तो हाउ यू आर गोइंग टू ट्रांसलेट दैट? तो वो अच्छा इंप्रेशन नहीं डालेगा. ठीक है. तो एटलीस्ट बिल्ड सम वोकैबुलरी फॉर द लीगल टर्म्स जो बेसिक होती हैं, कॉमन होती हैं. उसके लिए दैट इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट फॉर यू. उसके लिए भी हमारे पास कुछ है. आगे चलते हैं. फॉर्मल लैंग्वेज एंड रीडेबिलिटी. देखिए पैराग्राफ में फिर से बता रहा हूँ, दोनों टाइप के आ सकते हैं. नॉर्मल भी आ सकता है, नॉर्मल के अंदर थोड़ा सा लीगल भी आ सकता है, और एक जनरली लीगल भी आ सकता है. ठीक है. तो कोर्ट डॉक्यूमेंट्स में आपको हमेशा पता है कि फॉर्मल लैंग्वेज यूज होती है. और आप जब भी ट्रांसलेशन कर रहे होंगे आपको स्लैंग्स को अवॉइड करना है, ईडियम्स को अवॉइड करना है.
इनफॉर्मल हिंदी एक्सप्रेशन की तरह ऐसे नहीं करना है, ठीक है। क्लियर एंड कंसाइज, स्ट्राइव फॉर एन इंग्लिश ट्रांसलेशन दैट्स इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। और आपको ट्रांसलेट करते हुए ये भी नहीं कि आपको पूरी अपनी यहाँ पर वोकैबुलरी का शो ऑफ करना है, यू हैव टू फ्लॉन्ट योर थिंग्स, नो नो। अवॉइड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस और टेक्निकल जार्गन नहीं करना है, ठीक है। यू हैव टू अवॉइड ऑल दीज थिंग्स। तो ये हमें अवॉइड करना है, ठीक है। सिंपल रखेंगे हम चीजों को, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। तीसरा, कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करेंगे ट्रांसलेशन के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द लीगल केस। अगर वहां कोई पैराग्राफ में ऐसी बात लिखी हुई है तो आप थोड़ा सा उसका कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश करिए, तो आपको खुद ही हेल्प मिलेगी कि मुझे इसको कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे बेसिकली ट्रांसलेट करना है। क्योंकि आपको, लेट्स से कि अगर मुझे ये पता लग गया किसी फॉर्मल सेटिंग की बात हो रही है, ठीक है, या कोई किसी से दोस्त से बात कर रहा है, तो जब हमें कॉन्टेक्स्ट पता लग जाता है तो हम लोग उसी तरीके के वर्ड्स यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कॉर्पोरेट की बात हो रही है तो हमें पता है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में किस तरीके की वर्ड्स यूज होते हैं। तो ये चीज भी जानना बहुत जरूरी है, कॉन्टेक्स्ट का जानना बहुत जरूरी होता है ट्रांसलेशन में। देखिए ये एक ऐसा टॉपिक है, ट्रस्ट में आपको कोई बताएगा नहीं, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं है। इट्स जस्ट अबाउट योर प्रैक्टिस। अगर आप इंग्लिश में बहुत अच्छे हैं, राइटिंग आपकी स्ट्रांग है, रीडिंग स्किल्स बहुत स्ट्रांग है, आप इजीली कर पाएंगे। लेकिन फिर भी आपको एक टेक्निकल तरीके से चलना पड़ेगा, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। थिंक लाइक अ लॉयर। अगर आपको लीगल प्रोफेशनल्स की तरह थोड़ा सोचिए, अगर आपके कोई लीगल ट्रांसलेशन आती है तो यस यू हैव टू थिंक लाइक अ लॉयर। जैसे अभी अभी उसमें कुछ वर्ड्स लेट्स से कोई लीज वर्ड आ गया या प्रूफ आ गया, तो वहां पर आपको उसको उसी तरीके से करना पड़ेगा। नॉर्मल पैराग्राफ्स कैन ऑल्सो कम, मैंने यहाँ पर आपको शुरुआत से बोला है कि इट कैन ऑल्सो कम। चलो, अब एक एग्जाम्पल की हेल्प से वी शुड अंडरस्टैंड। जैसे कि ये पैराग्राफ आया, इस मामले में वादी का दावा है कि प्रतिवादी ने अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन किया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें वादी को वित्तीय नुकसान हुआ है। वादी क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करना चाहता है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ वर्ड्स आए, जैसे दावा है, प्रतिवादी है, परिणाम स्वरूप है, ठीक है, वित्तीय है, क्षतिपूर्ति है, राशि। अब हमें पता लग गया कि ये एक तरीके का लीगल ही पैराग्राफ है, तो इसको हम किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। अब आपको अगर एग्जैक्ट लीगल टर्म्स नहीं पता है तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, आप उसको बढ़िया तरीके से लिख नहीं पाओगे। सो इस मामले में, इन दिस केस, देखिए हमेशा ध्यान रखना, ट्रांसलेशन में वर्ड बाय वर्ड नहीं होता, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे भी होता है, जरूरी नहीं जो चीज पहले लिखी है वो पहले ही आएगी, ऐसा भी नहीं होता है, ठीक है। वादी का दावा, वादी कौन होता है, प्लेंटिफ को बोलते हैं वादी, ठीक है। दावा है, जब हम लीगल सेंस में बात करते हैं तो वो हम कहते हैं एलिजिस, द प्लेंटिफ एलिजिस दैट द डिफेंडेंट, दावा है कि प्रतिवादी, प्रतिवादी कौन होता है, डिफेंडेंट हैज वायलेटेड, उल्लंघन किया है, वायलेटेड द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अनुबंध का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट, लेकिन हमने यहाँ कौन सा वर्ड यूज किया, कॉन्ट्रैक्ट, जिसके परिणाम स्वरूप, रिजल्टिंग इन, जब भी ये आता है कि हमें उसका कंक्लूजन या रिजल्ट, तो हम इस तरीके से लिखते हैं, रिजल्टिंग इन फाइनेंशियल लॉस, वित्तीय नुकसान हुआ है, रिजल्टिंग इन फाइनेंशियल लॉस फॉर देम। ओके, फॉर देम मतलब प्लेंटिफ के बारे में बात हो रही है। मैंने यहाँ पर आपको एक तरीके का रेफरेंस भी दिया है, कॉन्टेक्स्ट दिया है। फिर बाद में कह रहा है कि वादी क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करना चाहता है, प्लेंटिफ सीक्स टू रिकवर द अमाउंट ऑफ डैमेजेस। अब जैसे हमने राशि कहा है तो यहाँ हमने कॉम्पेंसेशन नहीं करा, क्योंकि एक तरीके का हर्जाना बोलते हैं इसको, राइट। लेकिन हमने यहाँ कॉम्पेंसेशन यूज नहीं किया, स्पेसिफिक लीगल टर्म पे हम गए, हमने डैमेजेस यूज किया इसके कॉन्टेक्स्ट में। तो ये मैं आपको कॉन्टेक्स्ट की बात समझा रहा था। तो इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो ये इसका बिल्कुल परफेक्ट ट्रांसलेशन है। इसका दूसरा भी हो सकता है, इट्स नॉट लाइक दैट। जब इंग्लिश में आप एक बात को बोलना चाहते हैं, सो यू कैन एक्चुअली से इट इन डिफरेंट वेज, बट इफ यू हैव टू फाइंड द राइट वे, द बेस्ट वे, दिस इज दैट वे। ओके, चलो। तो प्रैक्टिस अब हमने लिख लिया। नेक्स्ट काम जो आप करेंगे, प्रैक्टिस तो आपको करनी है, प्रूफ रीड भी करना है, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। रेगुलरली ट्रांसलेट लीगल हिंदी पैसेजेस टू इंप्रूव योर स्किल्स। लुक फॉर पास्ट एग्जाम पेपर्स और प्रैक्टिस मटेरियल, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अच्छे से आप जब ट्रांसलेट कर लेंगे तो ग्रामर चेक करेंगे, स्पेलिंग चेक करेंगे, एरर्स तो नहीं है, कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आप डाउट में हैं तो you have to be slightly more verbose in English for clarity rather than risking ambiguity, ठीक है।
तो आप अपनी इंग्लिश जो आपको समझ में आ रही है, आप उसमें ही ज्यादा खुल के लिखिए, ठीक है। आप इतना मत जाइए कि इसका मीनिंग एग्जैक्टली क्या आ रहा है, लेकिन यस, उसका सेंस बनना चाहिए, ठीक है। चलो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभियोग पक्ष का कहना है कि संपत्ति का विभाजन वसीयत के अनुसार होना चाहिए, जैसा कि मृतक ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। बचाव पक्ष का दावा है कि वसीयत में हेरफेर की गई है और संपत्ति का विभाजन हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार किया जाना चाहिए। चलिए, अब अगर आपको ये वर्ड्स नहीं पता, अभियोग पक्ष, संपत्ति, विभाजन, वसीयत, ये पता होना चाहिए। हमारे दिमाग में ट्रस्ट में वर्ड्स नहीं आते हैं, बहुत इजी है, सुनते हैं लेकिन एग्जैक्ट वर्ड नहीं पता। ठीक है, बचाव, उत्तराधिकार, अधिनियम, ठीक है, अनुसार किया जाना चाहिए, ये तो हम सब कर लेंगे, ठीक है। सो अभियोग पक्ष का कहना, अभियोग पक्ष कौन होता है? प्रोसिक्यूशन। कहना है मतलब अगर ये कॉन्टेक्स्ट में क्या हो रहा है, एक तरीके का ये एग्जाम्पल है जब किसी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट पे बात चल रही है। सो द प्रोसिक्यूशन आर्ग्यूज दैट द प्रॉपर्टी डिवीजन, संपत्ति का विभाजन, द प्रॉपर्टी डिवीजन वसीयत के अनुसार होना चाहिए। शुड, जब हम शुड यूज करते हैं होना चाहिए के लिए, शुड फॉलो द विल, वसीयत क्या होती है? विल। शुड फॉलो द विल, जैसा कि मृतक ने स्पष्ट स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। एज क्लियरली मेंशन बाय द डिसीज्ड। ओके, एज मेंशन बाय द डिसीज्ड। मृतक कौन हो गया? जो मर गया है, ठीक है। उसने अपनी किसी कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लिखा होगा, उसी के बारे में बात हो रही है। बचाव पक्ष का दावा है, अब बचाव पक्ष, द डिफेंस क्लेम्स, दावा है, ठीक है, दावा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, कि वसीयत में हेरफेर की गई है। दैट विल इज टेम्पर्ड विद। ओके, जब भी टेम्परिंग होती है तो विद यूज करते हैं। हेरफेर का मतलब होता है टेम्परिंग करना, जैसे ईवीएम में एक वर्ड आया था, टेम्परिंग हो रही है, ठीक है। हेरफेर की गई है, इज टेम्पर्ड विद। और संपत्ति का विभाजन एंड द डिवीजन, संपत्ति डिवीजन, विभाजन हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार किया जाना चाहिए। अगेन, किया जाना चाहिए, ठीक है। शुड का मतलब यही होता है कि कोई चीज होनी चाहिए। सो द डिवीजन शुड फॉलो द हिंदू सक्सेशन एक्ट। इस तरीके से आप ट्रांसलेशन को लिखेंगे, ठीक है। पहले आपने एक छोटे छोटे डिवाइड करेंगे। अभियोग पक्ष का कहना है, इसका क्या होगा? द प्रोसिक्यूशन आर्ग्यूज दैट, ओके, और इट सेज दैट, ठीक है। लेकिन अगर ज्यादा हम इसमें वर्ड देखेंगे तो सेज या आर्ग्यूज, आर्ग्यूज ज्यादा बेटर वर्ड है। ये मैं आपसे कहने की कोशिश करो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है। चलो, तो अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अगर कोई नॉर्मल पैराग्राफ आएगा तो किस तरीके से आ सकता है, ये भी आ जाते हैं, ठीक है। दोनों ही की आपकी, देखिए आप तो यू शुड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। मेरा एक ही फंडा है, जब भी मैं एग्जाम की तैयारी करी, मैंने वर्स्ट केस सिनेरियो को लेके चला, कुछ भी आ सकता है, बिकॉज नो बडी हैज द गारंटी, सो वी हैव टू प्रिपेयर फॉर ईच एंड एवरीथिंग। सो अब हम देखते हैं। बाजार जाने की जल्दी में रिया ने चाय बनाई ही थी कि बिजली चली गई। अब टोस्ट कैसे सेके, ये सोचते हुए वह खिड़की के पास खड़ी हो गई। अब ये सुनने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन जब इसको आप हिंदी में ट्रांसलेट, सॉरी इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करने बैठेंगे तो आपकी हवाइयां उड़ जाएंगी, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है। सड़क पर दूध वाला निकल रहा था। रिया ने आवाज लगाई। उसने दूध की थैली देखकर रिया को थोड़ी देर और रुकने का सुझाव दिया। शायद बारिश की वजह से ट्रांसफॉर्मर में दिक्कत हो गई। देखिए, आप यहाँ पर जेजेए की जॉब पर जा रहे हैं, एसपीए, और आप ट्रांसलेशन भी करेंगे, यहाँ ड्राफ्ट्स बनाएंगे, तो आपकी जो ट्रांसलेशन होनी चाहिए बिल्कुल टू द पॉइंट होनी चाहिए। कम से कम शब्दों में आपको गागर में सागर भरना है, ठीक है, और एग्जैक्टली आना चाहिए। अब ऐसे तो उसको बोलने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अब हम देखते हैं कैसे लिखेंगे। बाजार जाने की जल्दी में रिया ने चाय बनाई ही थी। तो बाजार जाने की जल्दी, इन अ हरी, और वी कैन से इन अ हेस्ट, ओके, इन अ हरी टू गो टू द मार्केट, ठीक है, बाजार जाने की जल्दी में रिया ने चाय बनाई ही थी। रिया हैड जस्ट मेड टी कि बिजली चली गई। व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी वेंट आउट, ठीक है। तो अभी हमने, एक रूल होता है जब हम पास्ट टेंस पढ़ते हैं, पास्ट का पास्ट वाला रूल होता है, उसको याद करिए कि रिया ने चाय बनाई ही थी कि इलेक्ट्रिसिटी चली गई, ठीक है। जब हम पास्ट के पास्ट की बात करते हैं तो रिया हैड जस्ट मेड द टी व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी वेंट आउट, चली गई। अब टोस्ट कैसे सेकें, ये सोचते हुए तो आपको आगे वाला वर्ड भी देखना है। अब टोस्ट कैसे सेकें,
ये सोचते हुए वह खिड़की के पास खड़ी हो गई। तो जब हम सोचते हैं, सोच विचार करते हैं किसी चीज के बारे में, तो हम एक इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं कंटेम्पलेटिंग। यू कैन ऑल्सो यूज थिंकिंग। देखिए मेरा कहने का मकसद ये है, थिंकिंग भी आप यूज कर सकते हैं, बहुत से लोग करेंगे, क्योंकि ये एक सेम नहीं होती, ट्रांसलेशन कैन बी डिफरेंट। लेकिन यहाँ पर हम लोग कंटेम्पलेटिंग यूज कर रहे हैं क्योंकि ये एक अच्छा वर्ड है। कंटेम्पलेटिंग हाउ टू टोस्ट नाउ। शी, वह खिड़की के पास, वह शी खिड़की के पास खड़ी हो गई। हो गई मतलब हम सिंपल पास्ट की बात कर रहे हैं। जब भी कोई एक्शन हो गया होता है पास्ट के अंदर, या हुआ होता है जस्ट, उसको हम सिंपल पास्ट में बात करते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वी टू, वर्ब की सेकंड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। सो शी स्टूड नियर द विंडो। ओके, अब बात करते हैं आगे। सड़क पर दूध वाला निकल रहा था। तो निकल रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अ मिल्क मैन वॉज पासिंग बाय। जब कोई सड़क से निकलता है तो हम ये नहीं कहते जस्ट पासिंग, पासिंग बाय, जैसे पासर्स बाय होता है, ठीक है। सो पासिंग बाय ऑन द रोड। अ मिल्क वैन, सॉरी, अ मिल्क मैन वॉज पासिंग बाय ऑन द रोड। कॉमा भी लगाएंगे, पंक्चुएशन भी इंपॉर्टेंट है, जैसे उसमें दिया हुआ है। रिया ने आवाज लगाई, एंड रिया कॉल्ड आउट। जब हम किसी को आवाज लगाते हैं तो कॉल्ड आउट, ये एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। फ्रेजल वर्ब भी हमें इस्तेमाल करनी आनी चाहिए। तो रिया कॉल्ड आउट, जैसे मैम कॉल्ड आउट आवर नेम्स। जब हम क्लास में होया करते थे बचपन में, तो मैम हमें कॉल आउट किया करती थी, ठीक है, किसी को बुलाना आवाज देके। उसने दूध की थैली देकर रिया को थोड़ी देर और रुकने का सुझाव दिया। उसने, ही। तो अब हम पहले इसको पूरा का पूरा पढ़ेंगे। तो उसने दूध की थैली देकर रिया को थोड़ी देर और रुकने का सुझाव दिया। So he handed Ria the bag of milk and सुझाव का क्या होता है? suggested, दिया। दिया मतलब दिया, किया, हो गई, हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे सिंपल पास्ट में आते हैं। So he handed Ria, क्योंकि ये एक्शन हो गया, the bag of milk and suggested she wait a little longer. उसको थोड़ा और रुकने के लिए उसने सुझाव दिया। यहां तक हो गया। शायद, शायद के लिए क्या करते हैं हम लोग वर्ड? शायद, मे बी, ओके। मे बी देयर इज अ प्रॉब्लम विद द ट्रांसफॉर्मर ड्यू टू द रेन। लेकिन अच्छा वर्ड क्या होता है? परहैप्स। परहैप्स शायद के सेंस में यूज होता है। शायद बारिश की वजह से ट्रांसफॉर्मर में दिक्कत हो गई। अगेन, ये पूरी की पूरी बात सिंपल पास्ट में ही चल रही है, ठीक है। परहैप्स देयर इज अ प्रॉब्लम विद द ट्रांसफॉर्मर ड्यू टू द रेन। ओके, शायद बारिश की वजह से ट्रांसफॉर्मर में दिक्कत हो गई है। अब यहाँ पर हम दिक्कत हो चुकी है या हो गई है, लेकिन हम इसको ऐसे नहीं बोलते। हम इसको बोलते हैं परहैप्स देयर इज अ प्रॉब्लम विद द ट्रांसफॉर्मर ड्यू टू द रेन। और वी कैन से देयर इज अ प्रॉब्लम अकर्ड इन द ट्रांसफॉर्मर ड्यू टू द रेन। लाइक वी कैन से मेनी थिंग्स, बहुत सारे तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका आज का सेशन। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। इससे आगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट लीगल टर्म्स लेके आऊंगा जो आपको पता होनी चाहिए। वो लिस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उस लिस्ट को कर लेंगे। तो अगर इस तरीके का पैराग्राफ आता है तो यू विल बी इजिली एबल टू मेक दैट। लेकिन आपको देखिए प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, दैट इज द ओनली थिंग। अदरवाइज डिस्क्रिप्टिव इतना इजी नहीं होने वाला है। मेन मेरिट इसी से बनेगी, और टाइपिंग में अगर आप क्लियर करते हैं तब, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव और इंटरव्यू ही आपका मेन मेरिट बनाएगा। सो प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग। जिन्होंने नहीं किया है, अभी भी वक्त है आपके पास। Follow all the things which I am telling you. So thank you so much, everyone. Take care. This is We Study 247 signing off for today.